Very good morning, students. Welcome to today's online class. Our next topic is free oscillation, damped oscillation, and forced oscillation. हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का. हम इसमें देखेंगे कि फोर्स ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन या फ्री ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये तीनों क्या होते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री oscillations, and we will see that expression of this three motion या three oscillations. So first of all let us see free oscillation. जैसे कि इसके टर्मिनोलॉजी से ही पता चल रहा है कि व्हाट इज फ्री ऑसिलेशन. अगर हम एक पेंडुलम लेते हैं और उस पेंडुलम को उसके मीन पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट करके वहां से हम छोड़ देते हैं, देन क्या होगा. इफ दिस इज अ पेंडुलम और इस पेंडुलम के मेन पोजीशन से हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं एक्स डिस्टेंस पर और यहां से छोड़ देते हैं, ये जो पेंडुलम है वो फ्री ऑसिलेशन करने लगेगा. मतलब हमने फर्स्ट टाइम उसके थोड़ा सा हम क्या किया, उसके मेन पोजीशन से थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किए और अपने मेन पोजीशन के आइदर साइड वो क्या करने लगा, मोशन करने लगा, ऑसिलेशन करने लगा. दैट इज फ्री ऑसिलेशन, जिसमें हमने फर्स्ट टाइम या इनिशियली हमने बस थोड़ा सा फोर्स दिया और वो उसके बाद अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट करने लगता है. दैट इज फ्री ऑसिलेशन. अनदर एग्जांपल इज सितार. सितार में जो स्ट्रिंग लगा होता है उसको एक बार जर्क करने से वो कुछ देर तक क्या होता है, वाइब्रेशन होते रहता है. दैट इज ऑल्सो द फ्री ऑसिलेशन, जिसमें हम इनिशियली थोड़ा सा उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे और अपने मेन पोजीशन के आइदर साइड वो क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा विथ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी. अपने ही फ्रीक्वेंसी में क्या करेगा, वो ऑसिलेट करेगा. एक्सटर्नली किसी पर डिपेंडेंट उसका फ्रीक्वेंसी किसी एक्सटर्नल मीडियम पर या एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होगा. सो दिस इज फ्री ऑसिलेशन. और हमने इसके लिए एक्सप्रेशन देखा था कि जो मीन पोजीशन के आइदर साइड जब मूवमेंट होता है तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, और रिस्टोरिंग फोर्स को हमने F इज इक्वल टू माइनस के एक्स से एक्सप्रेस किया था. दैट इज फोर्स is equal to minus kx, where k is restoring force constant and k is the x is the displacement. Minus sign indicates the direction of force just opposite to the displacement of the particle या object from its mean position. जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उस पर क्या लगेगा, डिस्प्लेसमेंट फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसमें हमने देखा था कि न्यू इज इक्वल टू हमने क्या देखा था, न्यू इज इक्वल टू हमने देखा था 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन स्मॉल एम, वेयर के इज द फोर्स कांस्टेंट and small m is mass of the particle which oscillate between about a mean position. Features of free oscillation. What are the features? First is amplitude remains constant या remains same throughout the oscillation. एक बार ऑसिलेशन करना स्टार्ट किया, इन्फिनाइट टाइम तक वो क्या होगा, ऑसिलेशन विथ सेम एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन होगा. फ्रीक्वेंसी सेम होता है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, all these terms are constant. Second, this is first feature. Second is
oscillation depends upon the initial energy given to the system. क्या आप इसको ऑसिलेशन को ना बोल के इसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं. एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एनर्जी गिवन टू द सिस्टम. हम सिस्टम को इनिशियली जो फोर्स दे रहे हैं या जो डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं उसके मेन पोजीशन से जितना मैक्सिमम करा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी एम्पलीट्यूड कितनी होगी. दैट इज सेकेंड फीचर. थर्ड इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, डायमेंशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स. थर्ड वन इज natural frequency. What is natural frequency? Natural frequency means वो जब हम उसको एनर्जी देंगे और वो अपने खुद के एनर्जी खुद एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा. दैट इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी. डिपेंड्स अपॉन मास of the object. Another restoring force mass and restoring force पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा. So this is the three features of free oscillation. And frequency of oscillation nu is equal to 1/2 pi under root k upon small m. और एग्जाम्पल हमने देखा था वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इन द सितार में हम स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराएंगे. दैट इज द फ्री ऑसिलेशन या उसको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन भी बोलते हैं. जो पेंडुलम को हम उसके मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके उसको छोड़ेंगे तो वो मीन पोजीशन के आइदर साइड में टू एंड फ्रो डायरेक्शन में क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा. दैट इज ऑल्सो फ्री ऑसिलेशन. बट one situation is that, या we can say one condition is that कि free oscillation में किसी भी प्रकार का उस पर restoring force के अलावा कोई another force act नहीं होना चाहिए. but in real life या बोल सकते हैं in actual case जो pendulum होता है वो अपने natural frequency से move कर रहा है, oscillate कर रहा है, लेकिन उसके क्योंकि वो environment में है और environment में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो एयर मॉलिक्यूल्स रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं और उस फ्रिक्शन के कारण धीरे धीरे पेंडुलम का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है, टाइम पीरियड इंक्रीज होने लगता है. मतलब ये बोल सकते हैं कि उसके फ्रिक्शन के कारण एयर मॉलिक्यूल के साथ फ्रिक्शन के कारण उसका जो फ्री ऑसिलेशन है वो एक्चुअल केस में फ्री ऑसिलेशन नहीं होता है. वो आगे क्या होता है इसको हम देखेंगे. बट इन जनरल हम जो फ्री ऑसिलेशन के एग्जांपल लेते हैं पेंडुलम का, जब वो बिना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन के ऑसिलेशन करता है विद द हेल्प ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. दैट इज एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशन. नेक्स्ट वन इज डैम्प्ड ऑसिलेशन. सो लेट अस सी व्हाट इज damped oscillation. In the oscillation in which the amplitude of oscillation gradually decreases with time. टाइम के साथ में एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है. In that case this oscillation is known as damped oscillation. हमने फ्री ऑसिलेशन के बारे में पहले डिस्कस किया. उसमें जो हमको एम्पलीट्यूड मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. बट इन द केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ग्रेजुअली. धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जाता है और हमको जो ग्राफ मिलता है एम्पलीट्यूड या मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ damped oscillation with respect to time.
हमको इस तरीके से ग्राफ मिलता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसके एग्जांपल हम देखेंगे तो हम जो बॉब लेते हैं, पेंडुलम, जो हमने देखा कि इन जनरल केस में हमने देखा था कि अगर उस पर फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होता है, एयर ड्रैग का फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होता है, इन दैट केस वो फ्री ऑसिलेशन करेगा। लेकिन हम जब पेंडुलम को हम जब एक्सपेरिमेंट उस पर करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो अपना मेन पोजीशन के पास आते जाएगा और एट द एंड वो क्या हो जाएगा, अपने मेन पोजीशन पर एट रेस्ट पर आ जाएगा। तो ये जो ऑसिलेशन होता है वो होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। इन केस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस ग्रेजुअली विथ टाइम। टाइम के साथ में उसके जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होते जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल के पास इनिशियली हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि पेंडुलम को हम उसके मीन पोजीशन से छोड़ने के बाद वो आइदर साइड में क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। हम वहां से जो छोड़े हैं वहां से पोटेंशियल एनर्जी जितना है वहां उसको वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेंडुलम, दिस इज बॉब। यहां से हम उसको छोड़ते हैं तो यहाँ पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड हो जाएगा, और जब यहाँ से हम छोड़ेंगे तो उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा, यहाँ तक आएगा, फिर आगे जाएगा। इधर आने के बाद फिर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड होने के बाद वो फिर से उसको काइनेटिक एनर्जी में फिर वापस लाएगा। लेकिन इन दैट प्रोसेस इट हैव अ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बट इसमें कुछ एनर्जी ड्यू टू द फ्रिक्शन विथ एयर मॉलिक्यूल्स, एयर पार्टिकल के साथ में ये बॉब फ्रिक्शन करके इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी रिलीज कर देता है, लॉस कर देता है। और वो लॉस के कारण उसकी मैकेनिकल एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाती है और उसके वजह से इसका एम्पलीट्यूड भी कम होने लगता है। क्योंकि एम्पलीट्यूड मैकेनिकल एनर्जी या वी कैन से टोटल एनर्जी ऑफ अ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा उसकी टोटल एनर्जी होगी। तो धीरे धीरे वो टोटल एनर्जी को डिक्रीज करते जा रहा है, लॉस करते जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में, एनवायरनमेंट में अगर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, उसके साथ में अगर फ्रिक्शन करके वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन वो एनर्जी को लॉस कर रहा है, अपनी मैकेनिकल एनर्जी को, तो एम्पलीट्यूड जाहिर सी बात है कि डिक्रीज होगा। और एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो धीरे धीरे वो रेस्ट पर आ जाएगा और अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाएगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। और ये डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम एक्सप्रेशन देखेंगे कि जो ये डैम्पिंग होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मीडियम, ये जो इफेक्ट होता है मीडियम की वजह से होता है। और ये जो मीडियम इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स के अलावा फ्रिक्शन फोर्स के कारण एनर्जी लॉस होता है वो डिपेंड करता है उसके मीडियम पर, कौन से मीडियम में ये ऑसिलेशन कर रहा है। सो लेट अस सी कि इसमें एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो हम एक स्प्रिंग कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर अ स्प्रिंग, और इसको हम एक मास स्मॉल m से हमने एक सिरे से लटका दिया है, एक एंड से, और एक एंड को हमने फिक्स किया हुआ है वॉल पे। अब यहां पर देखेंगे कि ये स्प्रिंग है और दिस इज द मास, अ बॉडी हैविंग मास m, और इसको हम हल्का सा यहाँ जर्क देते हैं तो ये ऑसिलेट करने लगता है, ऐसे अप डाउन अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। तो हम कंसिडर किए हैं ब्लॉक ऑफ मास m connected to an elastic spring of spring constant k. This spring have a spring constant k. Now its angular frequency, angular frequency क्या हो जाएगा, angular frequency of
ऑसिलेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ हैविंग मास m, ये हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट k अपॉन m. दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और इससे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी की बात की थी, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट स्मॉल k अपॉन m होता है. दिस इज डिफरेंट frequency, this is frequency, this is angular frequency. Do not confuse with angular frequency and frequency. So this is angular frequency, omega is equal to under root small k upon m. अब हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस में फ्रिक्शन तो होगा ही, क्योंकि कोई मीडियम है और मीडियम में ही अगर वो ऑसिलेशन हो रहा है तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उसके कारण वो फ्रिक्शन करेगा, उस बॉडी जो ऑसिलेट हो रहा है उसके साथ में फ्रिक्शन होगा ही और कुछ एनर्जी लॉस होगा ही. सो लेट अस सी इफ एयर विल एक्सर्ट एंड डैम्पिंग फोर्स ऑन द मोशन. अगर इसके मोशन पर एयर कुछ फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम विल डिक्रीजेस. मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होने लगेगा. मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होगा तो हम देखते हैं कि डैम्पिंग ऑफ एनी ऑसिलेटिंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, या जिस मीडियम में वो ऑसिलेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ऑसिलेटिंग बॉडी. वी कैन से, हमने यहां पर कंसिडर किया है बॉडी हैविंग मास m, इसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k अपॉन m. अब हमने डैम्पिंग फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, डैम्पिंग फोर्स ड्यू टू मीडियम, मीडियम के वजह से उस पर डैम्पिंग फोर्स लग रहा है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं. और उस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण उसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हुआ बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. तो ये जो डैम्पिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस डैम्पिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी. जिस वेलोसिटी के साथ अपने मेन पोजीशन के आइदर साइड में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी उस बॉडी पर डैम्पिंग फोर्स कितना लग रहा है. सो F इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू बी वी, और ये हो जाएगा माइनस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट या जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उस पर क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. और जो मूवमेंट के कारण उस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है अपने आइदर मीन पोजीशन के आइदर साइड में मोशन करने के कारण, तो फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एक्स, वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. सो इसको हम Fs से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो कि इसको रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है. देन टोटल फोर्स विल बी हाउ मच, एफ डी प्लस एफ एस, या इसको हम सामने लिख लेते हैं एफ एस प्लस एफ डी. ये हो जाएगा माइनस के एक्स माइनस बी वी, वेयर बी इज कांस्टेंट, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, या जिस मीडियम पर हम रख के उस बॉडी को ऑसिलेशन करा रहे हैं उस मीडियम पर डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी. नाउ इफ द मास m इज पुल्ड डाउन एंड पुश्ड अप, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है तो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगेंगे, और अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लग रहे हैं मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स. From the Newton's law of motion, F is equal to
मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम at से रिप्रेजेंट कर देते हैं. It is the acceleration of a body when it moves to and fro from the mean position, about the mean position. So इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे. ये हो जाएगा m at is equal to minus kx minus bv. It can also be written as m at plus kx plus bv is equal to 0. अब यहां पर हम at को हमने एक्सेलरेशन लिया है. We know that at is the rate of change of velocity and double differentiation of displacement with respect to time, and vt can be written as what, dx upon dt. I mean दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर लेंगे. We will get m d square x upon dt square plus k x. हम इस पर इस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं. b dx upon dt plus kx is equal to 0. This is the equation of damped oscillation. This is equation of damped oscillation and this is a kind of differential equation. आप लोगों ने अभी 12th में आप लोगों के मैथमेटिक्स में चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, और उन सभी का सॉल्यूशन डिफरेंट फॉर्म में होता है. तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अबो इक्वेशन. इसको हम ले लेते हैं in the form of, because this differential equation in the form of x with respect to time t. So हमारा जो इक्वेशन आएगा xt will be a e raised to the power minus bt upon 2m cos a raised to the power minus bt upon 2m cos omega dash t प्लस 5. अगर यहां नहीं दिख रहा होगा तो हम यहां पर एक फिर से लिख देते हैं. एक्स टी इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m cos ओमेगा डैश टी प्लस 5, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड, या बोल सकते हैं इनिशियल एम्पलीट्यूड, जिस एम्पलीट्यूड पर हम उसको इनिशियली फोर्स देके क्या करेंगे, ऑसिलेशन कराएंगे, दैट इज इनिशियल एम्पलीट्यूड. एंड एम्पलीट्यूड एट टाइम टी, या एम्पलीट्यूड एट टाइम टी, इसको अगर हम 80 से, इसको 80 से नहीं, एम्पलीट्यूड एट टाइम टी ले लेते हैं. ये हो जाएगा ए रेज़ टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m. Here omega dash is the angular frequency of damped oscillation. Angular frequency of damped oscillation. तो इक्वेशन को हमको डिराइव करने के लिए हमको सिर्फ क्या चीज की जरूरत पड़ी, हमको पता है कि माइनस के एक्स तो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, साथ में डैम्प्ड ऑसिलेशन में सिर्फ एक नया टर्म और लगा है विच इज माइनस बीवी, क्योंकि जो डैम्पिंग होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और उस पर हमने कांस्टेंट लगा दिया है माइनस बी. इसी को हम इक्वेशन में ऐड किए हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इसको ऐड किया है, और उसका सॉल्यूशन हमको या एक्सप्रेशन हमको इस तरीके से मिला है. उसका हमने सॉल्यूशन निकाला, और ये जो सॉल्यूशन हमको मिला है वहां से हमको पता चलता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज दिस. तो
यहां पर हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि e रेज़ टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, e रेज़ टू द पावर माइनस बी टी मतलब विथ इंक्रीजिंग इन टाइम, जब जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे ये जो टर्म है वो कम होते जाएगा, उसकी वैल्यू कम होते जाएगी। इट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन डिक्रीजेस विथ टाइम, टाइम के साथ में एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है और हमको ये ऑसिलेशन मिल रहा है एज अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसका मैंने ग्राफ जैसे बताया था कि धीरे धीरे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता है टाइम के साथ में और मीन पोजीशन पर या बोल सकते हैं कि रेस्ट पर आ जाता है। एंड व्हाट इज द ओमेगा डैश? ओमेगा डैश इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। देन वैल्यू ऑफ ओमेगा डैश, ओमेगा की वैल्यू जब आ रही थी विदाउट द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग फोर्स के विदाउट एक्सप्रेशन हमको स्मॉल के अपॉन एम मिल रहा था। इसके कंपैरिजन में जो ओमेगा डैश हमको मिलेगा स्मॉल के अपॉन एम माइनस ये जो टर्म है बी टी अपॉन 2m, इसका स्क्वायर कर देंगे, टी टर्म को हटा देंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, ये आपका ओमेगा डैश विच इज द frequency of angular frequency of damped oscillator. So this is damping या damped oscillation। और हमने एक और चीज देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, अगर वो फ्री ऑसिलेशन कर रहा है देन E इज इक्वल टू हमने लिया था हाफ के a square, but here value of a, where a is amplitude, value of a changes with time because amplitude at a time t is a e raised to the power minus bt upon 2m। तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो यहां पर et क्या हो जाएगा एट टाइम t हाफ k and we can put the value of a, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ए रिश्ते पावर माइनस बी टी अपॉन 2m को हम जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए रिश्ते पावर माइनस बी टी अपॉन एम। दिस इज मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल जब डैम्प्ड ऑसिलेशन कर रहा है तो उसका टोटल एनर्जी होगा किसी टाइम t पर। लेट अस सी forced oscillation. What is forced oscillation? So डैम के जगह हम देख लेते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है? इसमें होता है कि जब हम किसी बॉडी को इनिशियली जो फोर्स दे के हम जब उस पर ऑसिलेशन कराते हैं तो वो फ्री ऑसिलेशन करने लगता है, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोर्स हम उस पर अप्लाई करेंगे। मीन्स फोर्स की वैल्यू भी एट अ पर्टिकुलर टाइम फिर से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। हम फोर्स कंटिन्यूसली उसको दे रहे हैं विथ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। पहले हम फोर्स दिए, कम हो रहा है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम का फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से जो बॉडी ऑसिलेट करता है उसको फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। तो हम जो वायलिन या सितार में एक बार ना दे के बार बार हम जब रेगुलर फ्रीक्वेंसी में उस पर क्या करते हैं, जर्क देते हैं, तो उस पर जो ऑसिलेशन होता है वो होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन मतलब हम उसको कंटिन्यूअस एंड रेगुलर मैनर में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार हम उस पर क्या कर रहे हैं, जर्क अप्लाई कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन? फोर्स्ड ऑसिलेशन में एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद उसको फोर्स मिलते रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स मिलते रहेगा। बट इन केस ऑफ फ्री ऑसिलेशन देयर इज ओनली इनिशियल फोर्स गिवन टू द सिस्टम एंड इट विल ऑसिलेट इन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करता है। कंसीडर एक्सटर्नल फोर्स।
apply on the body oscillating in damped oscillation. Applied to system oscillating damped oscillation. मतलब एक ऑसिलेटर है, वो पहले से ही डैम्प्ड ऑसिलेशन कर रहा है, उस पर हम एक पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Ft, बिकॉज दिस इज द पीरियोडिक फोर्स जो टाइम के साथ में उसकी वैल्यूज चेंज होते रहती है, जिसको हम ले लेते हैं Ft इज इक्वल टू F0 cos ओमेगा टी. ओमेगा को हम ओमेगा डी टी ले लेते हैं. F0 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो हम एक्सटर्नल फोर्स को दे रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड है. नाउ मोशन ऑफ द पार्टिकल अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, डैम्प्ड फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स. अब यहाँ पर इसके पास तीन फोर्स लग रहे हैं उस बॉडी को जो ऑसिलेट कर रहा है. फॉर एग्जांपल हम एक बॉडी ले लेते हैं. अब ये बॉडी आइदर साइड में अपने मेन पोजीशन के आइदर साइड में ऑसिलेट कर रहा है, और ये ऑसिलेशन पर अब तीन फोर्स लग रहे हैं. पहला तो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है. फर्स्ट फोर्स इज रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स. सेकेंड जो फर्स्ट फोर्स लगता है वो है डैम्पिंग फोर्स. डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस बीवी. एंड थर्ड, यहां पर हम पीरियोडिक फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, और ये लग रहा है कितना, F0 cos ओमेगा डी टी. ये है आपका पीरियोडिक फोर्स. तो इन तीनों फोर्स को अगर जब हम कंबाइन करेंगे और इसको सैचुरेट करेंगे या इक्वेट करेंगे विथ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एम ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस F0 cos omega dt. So it can be written like that, written as like that, F m a t m a t plus k x plus b v minus F0 cos omega dt is equal to 0. ये हमको इक्वेशन मिल गया. फिर से हम वही करेंगे कि वी हैव, इसको इक्वल ले लेते हैं, इज इक्वल टू F0 cos ओमेगा डी टी एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के या बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू F0 cos omega dt. This is also a kind of differential equation. ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका भी कुछ सॉल्यूशन होगा. और इसका सॉल्यूशन फिर ये कौन कौन से पैरामीटर्स है इसमें, x एंड t है. x डिपेंडेंट एंड t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो व्हाट इज द solution of differential equation, या we can say displacement, क्योंकि x is the displacement from a mean position, और ये जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो xt में ही आएगा. so xt will be a cos omega dt. this is the general solution of डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमने यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन लिया है. दिस इज xt इज इक्वल टू a cos omega dt प्लस phi. लेट अस सी व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट ऑसिलेशन. जो फोर्स ऑसिलेशन हो रहा है, मतलब एक्सटर्नली कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डैम्प्ड ऑसिलेटर में, तो उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण उसके जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होते जाते हैं, और एक कंडीशन आएगा
जब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर अनडैम्प्ड या डैम्प्ड ऑसिलेशन कर रहा है, उसके पास कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेशन कर रहा है। अब हम उस पर एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करके उस पर उस डैम्पिंग फोर्स या नेचुरल जो डैम्पिंग हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, उसको क्या करते हैं, एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं। तो उस इफेक्ट के कारण एक ऐसा सिचुएशन आएगा, इन दैट केस द फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ external periodic force. What is resonance? When natural frequency of oscillator is equal to frequency of external periodic force. और इस केस में उसका जो एम्पलीट्यूड होता है एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है, या ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड में वो ऑसिलेशन करने लगता है। दैट केस इज नोन एज रिजोनेंस ऑसिलेशन। और ये रिजोनेंस ऑसिलेशन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आप देखे होंगे कि आपके आसपास जब ऊपर से एरोप्लेन्स वगैरह या एयरक्राफ्ट्स वगैरह जब मूव करते हैं और आपके घर में अगर विंडो है, विंडो में ग्लास लगा हुआ है, तो हर एक बॉडी का कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। हमने ड्यूल नेचर, हम जब 12th क्लास में पढ़ेंगे ड्यूल नेचर के बारे में, तो देखेंगे कि जो पार्टिकल के पास में कोई भी एक पार्टिकल होता है, उसके पास पार्टिकल नेचर तो होता ही है, वो पार्टिकल है ही, लेकिन वो उसके पास कुछ वेव नेचर भी होता है और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है वेव, क्योंकि हमेशा एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या होता है, ऑसिलेशन होता है, वेव मूव करता है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी उस मिरर की कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, और जब ऊपर से जो साउंड हमको मिलेगा या उस मिरर पर साउंड जब उस इफेक्ट पड़ेगा या टकराएगा उस मिरर से, तो जब साउंड का जो फ्रीक्वेंसी और वो मिरर का जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, इन दैट केस वो वाइब्रेट होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आसपास जब कभी डीजे वगैरह जब बजता है, तो आपके घर के कुछ कुछ जो मेटल्स के कुछ बर्तन होंगे या फिर अलमीरा का जो डोर होगा या कुछ ग्लासेस होंगे, वो कुछ ना कुछ वाइब्रेट करने लगते हैं, साउंड करने लगते हैं। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रिजोनेंस ऑसिलेशन। हर बॉडी का कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है और उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वो ऑसिलेट करते रहता है। जैसे ही उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स मिलता है, एक्सटर्नल कुछ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होता है कि वो भी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके उसका जो एम्पलीट्यूड है अचानक से इंक्रीज हो जाता है, और उसके कारण जो कंडीशन आता है दैट इज रिजोनेंस ऑसिलेशन। सो दैट इज द आज का जो पूरा चैप्टर था हमारा कंप्लीट होता है, जो हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे ऑसिलेशन, और उसमें हमने देखा कि व्हाट इज फ्री ऑसिलेशन। हमने आज देखा कि फ्री ऑसिलेशन क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है और डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है। फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो कंडीशन आता है रिजोनेंस कंडीशन, वो फोर्स ऑसिलेशन में ही आता है। बाकी डैम्प्ड और फ्री ऑसिलेशन में रिजोनेंस कंडीशन नहीं आता है। इसका रीजन ये है कि रिजोनेंस ऑसिलेशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होना चाहिए, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अप्लाई होना चाहिए, और उस एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के इक्वल उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मैच करता है तब रिजोनेंस ऑसिलेशन होता है, रिजोनेंस का कंडीशन आता है। तो हमने देखा कि फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, and what are the difference between these three oscillations you can identify, you can write down on your notebook. So that's all for today's online class. Thank you one and all.